अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ज़्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर मैसेज करें। कि वो कैसे काम करता है और उसका यूज़ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मशीनिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेशनल टूल में बहुत सारे टूल आते हैं, जिसमें कटिंग टूल, स्वैगिंग टूल, फ्लेयरिंग टूल, ब्रेजिंग टूल, बेंडिंग टूल, एडजस्टेबल रेंच, मैनिफोल्ड गेज, वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर, माइक्रोमीटर, वैक्यूम पंप, जैसा कि आप देख सकते हैं। कटिंग टूल, तो हम कटिंग टूल पर बात करेंगे। कटिंग टूल में दो टूल आते हैं, ट्यूब कटर और डिबरिंग टूल। तो ट्यूब कटर का क्या काम है कि जब भी हम किसी एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कॉपर ट्यूब को काटने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे कटिंग टूल के द्वारा काटा जाता है। कॉपर ट्यूब दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट कॉपर ट्यूब, हार्ड कॉपर ट्यूब। तो जो ट्यूब कटर है वो सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को काटने का ज़रूरत में आता है, और हार्ड कॉपर ट्यूब को काटने के लिए हम हेक्सो फ्रेम का प्रयोग करते हैं। ट्यूब कटर का जो पार्ट होते हैं उसमें हैंडल, कटिंग व्हील और रोलर आते हैं। उसके बाद कटिंग टूल में एक और टूल आता है जिसका नाम है डिबरिंग टूल। तो डिबरिंग टूल का कहाँ प्रयोग करते हैं? उस जगह प्रयोग करते हैं जब हम कटिंग टूल के द्वारा सॉफ्ट कॉपर ट्यूब को कट लगाते हैं तो उसमें कुछ वियर बच जाते हैं, तो उस मेटल को सेव करने के लिए और सील करने के लिए और उसको साफ करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का, उसको बोलते हैं डिबरिंग टूल। उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, हैंडल और ब्लेड। उसके बाद हम जानेंगे स्वेगिंग टूल के बारे में। स्वेगिंग टूल वह यंत्र है जिससे हम किसी भी कॉपर ट्यूब के बाहरी व्यास को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं, ताकि दो सेम डायमीटर का कॉपर ट्यूब एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर आसानी से बैठ सके। उसके बाद हम जानेंगे फ्लेयरिंग टूल के बारे में। ये यंत्र स्वेगिंग टूल की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब के एक एंड को फैलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसके टूल सेट में जो होते हैं क्लैम्प बार असेंबली और योक होता है, और जो योक होते हैं उसमें 45 डिग्री एंगल में चैम्फर किया हुआ रहता है। अलग अलग शेप में भी पाया जाता है, और उसको प्लम्बिंग में यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं, फ्लेयरिंग टूल को फिट करने के लिए। इसमें बटरफ्लाई नट होते हैं दोनों साइड, ताकि वो प्रेशर से होल्ड कर पाए कॉपर ट्यूब को। क्लैम्प बार असेंबली होते हैं, उसमें स्लॉट होते हैं बहुत अलग अलग व्यास के, डायमीटर के। योक के एक कोने पर क्या होता है, कोन शेप में बना होता है, जिससे क्या होता है कि कॉपर ट्यूब को फैलाने के लिए आसानी होती है। योक में हैंडल भी होता है जो कोन को पुश करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कॉपर ट्यूब, ताकि वो 45 डिग्री में चैम्फर कर सके। उसके बाद हम जानेंगे ब्रेजिंग टूल। तो ब्रेजिंग टूल ये वेल्डिंग की ही तरह है। इसमें एक टॉर्च होता है जिसको ब्रेजिंग करने में ब्रेजिंग टॉर्च का आवश्यकता पड़ता है। ब्रेजिंग टॉर्च इज सप्लाइड विद फ्यूल, मतलब ब्रेजिंग टॉर्च को एक फ्यूल के द्वारा जोड़ के हम लोग उसमें मिक्सचर जो होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का होता है। ब्रेजिंग में एसिटिलीन का कलर होता है जो हमारा रेड है फ्लेम का, और ऑक्सीजन का ब्लू है। ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर ब्लैक और एसिटिलीन का ब्लू, मैरून। दिस
और ये जो गैस है जलाया जाता है एक स्पार्क इग्नाइटर के द्वारा। इसका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रेजिंग टूल का प्रयोग हम किसी कॉपर ट्यूब को जोड़ने के लिए करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे बेंडिंग टूल। बेंडिंग टूल के मदद से हम किसी भी कॉपर ट्यूब में आसानी से मनचाहा ट्विस्ट एक एंगल पर दे सकते हैं। बेंडिंग टूल के आप कोण पर देखेंगे एंगल दिया रहता है 0 to 180 और 360 डिग्री। ये एडजस्टेबल होता है और इसमें एडजस्टेबल है। हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, लेकिन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि लेटेंट हीट क्या है। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम जान जाएंगे तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि जब 1 kg आइस को कितना हीट एब्जॉर्ब करना होगा ताकि वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि वो वाटर पानी में बदल जाए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो जो हीट एब्जॉर्ब करे वो कितना होगा 335 किलो जूल। उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। मतलब कहने का मतलब क्या करें, मान लीजिए एक केजी ऑफ आइस है, उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुआ कितना हुआ 0 किलो जूल। लेकिन जब वो वाटर में चेंज हो गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 kg आइस भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर में जो चेंज हुआ वो भी कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब 1 kg ऑफ आइस था तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वाटर में चेंज होने के लिए उसमें 0 किलो जूल था। लेकिन जब वो वाटर में बदल गया पानी में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसका एनर्जी कितना हो गया, मतलब 335 किलो जूल का। मतलब इतना हीट वो एब्जॉर्ब किया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो क्या वो पानी में बदला, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर फेज तो बदला लेकिन टेम्परेचर क्या है, सेम है। मतलब फेज बदला टेम्परेचर सेम है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, या हिडन हीट भी बोलते हैं इसको। हिडन हीट भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब हम लोग आते हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक टीआर जिसे हम लोग जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 335 किलो जूल। 335 किलो जूल। तो 1 टीआर बराबर कितना हो गया 1000। तो 1 टीआर बराबर 1000 गुना 335 किलो जूल। तो ये एक दिन का 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकल जाएगा। मतलब अगर कहा जाए कि एक रूम में अगर 1 टन का आइस है और 1 टन का एसी लगा हुआ, तो वो दोनों बराबर ही मात्रा में ठंडा करेगा रूम को। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1000 kg आइस को 0 डिग्री से 0 डिग्री पर 24 घंटा में मेल्ट होने पर जो ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करता है, उससे कितना हीट वो लेता है उसी पर आवर, मतलब एक दिन में, उसी को क्या बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो ये क्या हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का एक यूनिट है, जो हम बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे जब हम बाजार में जाते हैं तो बोलते हैं कितना एसी क्या कितना कैपेसिटी का चाहिए, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। वो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 टीआर 2 टीआर 3 टीआर 4 टीआर। then practical यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और उसको 1 टीआर बराबर होता है 232.6 किलो जूल पर मिनट, और इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो हो जाता है 210 किलो जूल पर मिनट, और 3.5 किलो वाट, जिसको हम 3.5 किलो जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पहले हम लोग यूज करते थे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, और नाउ और डेज हम क्या करते हैं,
वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? पहले हम लोग एयर जो यूज करते थे एज ए रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है कि बहुत सारा कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज करते थे, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को उपलब्ध हो जाता था एयर, जिसके कारण हम लोग आसानी होता था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को चलाने के लिए। लेकिन इसमें एक था कि ये जो हवा था वो इंटायर साइकिल में फेज चेंज नहीं करता, जिसके कारण क्या होता था कि जो इसमें हीट कैरिंग कैपेसिटी पर केजी ऑफ एयर था वो बहुत कम था एज कंपेयर टू द वेपर एब्जॉर्प्शन या वेपर कंप्रेशन साइकिल, जिसके कारण क्या गया, प्रैक्टिकल ऑब्सोलेट हो गया। और क्यों? क्योंकि इसका लो कोफिशिएंट हो गया परफॉर्मेंस और हाई पावर रिक्वायरमेंट के कारण। और ये सब क्या हो गया, जिसको ओवरकम कर गया वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसीलिए हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो हमारा लेटेंट हीट है ये वेपर कंप्रेशन साइकिल में एप्लीकेबल है, क्योंकि एयर में क्या थ्रू आउट द साइकिल वो फेज नहीं बदल रहा, वो गैसेस स्टेट में ही रह रहा। लेकिन यहाँ क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा, मतलब कि 1 टन आइस को, एक केजी आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एक के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलने के लिए जो हमारा एनर्जी लग रहा है 335 किलो जूल, उसी को क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलते हैं।